हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन चर्चाएं करेंगे 21 जनवरी सेकंड शिफ्ट में आया हुआ पेपर जो कि मेमोरी बेस्ड है। इस पेपर की अभी तक संतुष्टि तो कर चुके हैं चूँकि बच्चों ने ही बताया है, बट फिर भी 100% श्योरिटी के लिए आपको 12 फरवरी तक वेट करना होगा। सो अभी के लिए अपन इनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। 90% क्वेश्चंस तो सेम ही होते हैं, कुछ 10% एरर्स माइट बी देयर। सो चर्चाएं करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो मैं इस पेपर के सॉल्यूशन के जरिए आपको बताऊंगा कि आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी अप्रोच कैसे कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशंस फास्ट कैसे हो सकती हैं। तो उन शॉर्ट्स ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में भी अपन जानने की कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन में कहता है कि 8.74 ग्राम MnO2 रिएक्शन करता है HCl के साथ, तो अपने को बताना है क्लोरीन गैस कितनी इवॉल्व होगी। ये डी ब्लॉक की रिएक्शन है और उसके अंदर उन लोगों ने क्या कर रखा है बच्चे, उसके अंदर उन लोगों ने मोल कंसेप्ट घुसा रखा है। तो अपने को रिएक्शन पता होनी चाहिए थी, तो अपने को रिएक्शन पता होनी चाहिए थी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 4 लगा दूंगा। मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। तो देख सकते हो अपनी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूँ बच्चे, तो इसके 1 मोल से मुझे क्लोरीन के भी 1 ही मोल मिलते हैं। तो यदि मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स पता कर लूँ तो मुझे क्लोरीन के भी मोल्स पता लग जाएंगे, येस और नो। तो मोल्स कितने आ जाएंगे बच्चे MnO2 के मोल्स आ जाएंगे 8.74 ग्राम, और मोलर मास अपने को दे रखे कितने, 87.4। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.1। तो मोल्स क्लोरीन गैस के भी कितने आ जाएंगे, 0.1। अच्छा, क्लोरीन गैस का मास अपने को पता है कितना होता है, 71 ग्राम होता है। नंबर ऑफ मोल्स को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चे, मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं। तो मास किसके बराबर आ जाएगा, 0.1 इंटू मोलर मास। तो यानी कि कितना आ जाएगा, 7.1 ग्राम। ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाले पे चलते हैं। आगे वाले में अपने को कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी बतानी है CH4 की। CH4 की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी। यदि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपने को दे रखे CH4 का, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब आप लोग जानते ही हो क्या, कि कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन अपने को गैसियस फॉर्म में लेनी पड़ेगी, और जो भी अपने को प्रोडक्ट मिलेगा इस रिएक्शन के इंथैल्पी को अपन बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अपने पास 1 मोल बनना चाहिए। अच्छा, सब्लिमेशन का क्या मतलब है कि कार्बन सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, कार्बन गैस में। अच्छा, ये कार्बन सॉलिड की फॉर्म में होता है ना, ग्रेफाइट। अच्छा, उसके बाद अपने को कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी, यानी कि यदि H2 को तोड़ने के लिए जो भी बॉन्ड एनर्जी है वो भी अपने को दे रखी है इन लोगों ने कितनी, Z। और ये अपने को दे रखा है कितना, Y। और ये अपने को दे रखा है इन लोगों ने कितना, X। और अपने को बोल रहा है कि बताइए यदि मैं CH4 गैसियस को तोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बच्चे, कार्बन गैसियस प्लस हाइड्रोजन 4 गैसियस, येस और नो। तो अब इन 3 रिएक्शन की मदद से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों की मदद से मुझे ये टारगेट इक्वेशन बनानी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो चाहो तो आप ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हो, बट आप सीधा भी सोच सकते हो कैसे, कि यहाँ पे CH4 मेरे पास प्रोडक्ट में है पर मुझे चाहिए किस में, रिएक्टेंट में। यानी कि मुझे इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी भी उल्टी हो जाएगी, यानी कि X मुझे प्लस का चाहिए। यहाँ पे कार्बन गैसियस मेरे पास प्रोडक्ट में है, यहाँ पे भी कार्बन गैसियस मेरे पास प्रोडक्ट में है, यानी कि ये एज इट इज़ ऐड होएगी। तो यानी कि अपन यहाँ पे एज इट इज़ कर देंगे। अच्छा, इसके बाद बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरे पास कितने 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, 2। तो यानी कि इस रिएक्शन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 2Z के बराबर हो जाएगा। सो ये अपने पास क्या आ गई, इस रिएक्शन की एंथैल्पी आ गई ना, एंथैल्पी ऑफ दैट रिएक्शन। बट उसने अपने से क्या पूछ रखा है, उसने अपने से पूछ रखे है कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी। तो इस रिएक्शन में यदि मैं देखूं तो मुझे 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो तोड़ने पड़ रहे हैं, तो एक के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, X + Y + 2Z/4। ऐसा ऑप्शन मुझे ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं, बट आपको फंसना नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी सोल्व कैसे करना है उसकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ये कह रहे हैं कि फाइन ट्रांजिशन आर मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो कुछ फॉलोइंग ट्रांजिशंस हो रही है, जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। तो आपको बताना है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इमिटेड होएगा, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होएगा। तो अगर बच्चे एक तरीका तो क्या है कि आप सबकी वेवलेंथ निकालो, आप क्या करो, सबकी वेवलेंथ निकालो। फिर उसके बाद आप क्या करो, फिर उसके बाद आप सबकी एनर्जी निकालो, और फिर उसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। एक तरीका तो ये हो सकता है। बट चूंकि आप लोग तो जानते ही हो बच्चे ऑलरेडी क्या, कि
क्या जानते हो आप लोग बच्चे, आप लोग जानते हो कि अगर मैं इस तरीके से लाइन्स लगा दूं तो जो मेरी फर्स्ट लाइन की एनर्जी होती है वो कितनी होती है -13.6, सेकेंड लाइन की कितनी होती है -3.4, थर्ड लाइन की होती है -1.51, फोर्थ लाइन की -0.85, फिफ्थ लाइन की -0.54 और इस तरीके से एनर्जी चलती रहती है। और अगर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ की वो बात कर रहा है तो यानी कि सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, और उसके बाद वो सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़ की बात कर रहा है तो ये हो गया आपका ए वाला फोटोन, ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़, और ये हो गया आपका सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़, बी आपका आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज़ क्या होएगा, ये होएगा आपका फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज़, सेकंड लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज़, और ये आपका होएगा थर्ड लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज़, ये आपका हो गया सी। इसी तरीके से यहीं से कहीं से डी आर होएगा, ये फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज़, और उसके बाद ये सेकंड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज़, ये थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज़, तो इससे ऊपर वाली जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज़। तो अगर आप बच्चे ध्यान से देखो तो इस एनर्जी का फोटोन कितना होएगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी कि 10.2। इस वाले का फोटोन कितना होएगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3.4, उसमें से 0.85, तो आपके पास आ जाएगा कितना 5, 13 में से 5 गए तो 2.55, तो ये वाला इस वाले का डिफरेंस कितना आ गया 2.55। अच्छा, इससे ऊपर जाते रहेंगे तो डिफरेंस कम ही होता रहेगा, क्योंकि अगर आपको बच्चे सी वाला निकालना है तो आप 1.51 में से कोई छोटी सी वैल्यू माइनस करोगे तो यानी कि वैल्यू छोटी आएगी, और अगर आपको इसको निकालना है तो 0.85 में से आप कोई ना कोई वैल्यू माइनस करोगे छोटी सी, तो ये वाली वैल्यू और छोटी होगी, यानी कि अपन ऊपर जाते रहते हैं तो एनर्जी डिफरेंस कम होता रहता है। तो यानी कि ए वाला सबसे बड़ा होएगा, बी वाला उसके बाद सी वाला, उसके बाद डी वाला। आपको पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। इसका एक मेथड और क्या हो सकता था कि अपन जानते हैं कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते रहते हैं एनर्जी डिफरेंस क्या होते रहते हैं बच्चे, कम होता रहता है। तो जो ये वाला एनर्जी डिफरेंस है ए सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो ए सबसे ज़्यादा आपको जिस जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो आपके सही हो सकते थे, और जिन ऑप्शंस में दिखाई नहीं दे रहा वो आपके नहीं सही हो सकते थे। फिर बी और सी को कंपेयर करें तो बी और सी में ये वाला एनर्जी डिफरेंस और इस एनर्जी डिफरेंस में ऑब्वियस सी बात है कौन से वाला बड़ा होएगा बच्चे, बी वाला बड़ा होएगा, तो यानी कि आपको ऑप्शन नंबर आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, है ना। तो चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहो तो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी जा सकते हो कि डायरेक्ट वेवलेंथ निकालो, वेवलेंथ का जो इन्वर्स का रिलेशन होएगा, बट इसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहा है फॉर ए डैनियल सेल द करेक्ट वेरिएशन ऑफ ई नोट सेल विद टाइम। ई नोट सेल अपन जानते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू जो कि चेंज नहीं होती है टाइम के साथ, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को कह रहा है कि ए गैस है जो कि डिसोसिएट हो रहा है बी गैस और सी गैस में। इनिशियल प्रेशर अपने को दे रखा है 1 बार, और आप बोल रहे हैं 100 मिनट के बाद टोटल प्रेशर अपने को दिखाई देता है 1.5 बार। तो आपको बताना है रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको रिएक्शन कैसी दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है। चलिए जी, सो अपन जानते हैं बच्चे कि यदि मैं ए गैसियस को डिसोसिएट करूँ किसके अंदर, बी गैसियस प्लस सी गैसियस के अंदर, इनिशियल प्रेशर अपने को 1 दे रखा है, इसका तो 0 होएगा। कुछ टाइम के बाद इसके एक्स प्रेशर कम होएगा, इसका एक्स प्रेशर बढ़ेगा और इसका भी एक्स प्रेशर बढ़ेगा। तो जो ये टोटल प्रेशर है ये आप आफ्टर 100 मिनट के बाद की सिचुएशन है। 100 मिनट के बाद टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा बोलो, टोटल प्रेशर आ जाएगा सर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, इससे ये कट जाएगा जो कि आपको दे रखा है 1.5 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5 माइनस 1, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो यानी कि ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0.5, ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 0.5, ये वाली वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई 0.5। अच्छा, अब यदि मैं रिएक्टेंट को ध्यान से देखूं और यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाना चाहूँ तो क्या मैं नहीं लगा सकता। अपनी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या कहती है कि एल एन पी नोट बाई पी किसके बराबर होता है बच्चे, के टी के बराबर होता है। अच्छा, पी नोट अपने को दे रखे हैं इन लोगों ने कितना, पी नोट दे रखा है 1, पी अपने पास आ गया कितना 0.5, ये किसके बराबर होएगा के टी के बराबर। टाइम भी अपने को दे रखा है इन लोगों ने 100 मिनट, तो बस हो गया सोल्व। ये किसके बराबर होता है 0.693। अरे इसमें भी दिक्कत आ रही है क्या, पॉइंट काटो कि 0 एल एन टू की वैल्यू याद होती है अच्छे बच्चों को, 0.693 अपॉन 100 इज इक्वल टू के। तो के किसके बराबर आ गया 6.93 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा ना। तो यानी कि अपना ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किस में आगे बच्चे, अपन आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। ये कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस, देखिए यदि मैं ध्यान से देखूँ एल्यूमिनियम मेरा इधर आता है, मैग्नीशियम मेरा इधर आता है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो अपन जानते हैं कि मैग्नीशियम का साइज़ बड़ा होएगा, नॉर्मल एटम का साइज़ उसके कटायन से बड़ा होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। और अपन जाते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है बच्चे, साइज़ डिक्रीज होता है।
यानी कि मैग्नीशियम का साइज़ बड़ा होएगा, एल्यूमिनियम का साइज़ छोटा होएगा। बट इन लोगों ने क्या कर रखा है बच्चे, एल्यूमिनियम का साइज़ बढ़ा दे रखा है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। फिर ये कह रहा है कि एटॉमिक साइज ऑलवेज डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या एटॉमिक साइज हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं जब अपन इसकी चर्चाएं करते हैं किसकी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, यहाँ से यहाँ जाने पे बच्चे साइज बढ़ता है, बट यहाँ से यहाँ जाने पे साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिर भी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो यानी कि जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करे, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, है ना। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये अपन जानते हैं बच्चे, लोन पेयर रिपल्शन के कारण फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन। अपन जानते हैं यहाँ पे इसका साइज छोटा होता है तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है, और अगर लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होएगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम होकर कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, अपन क्लास इलिस्ट्रेशंस में भी इन एग्जाम्पल्स को करवाते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, इस केस में इंडिपेंडेंट है, बट क्या हमेशा इंडिपेंडेंट होती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अपन जानते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की उससे कम होती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की उससे कम होती है। तो हमेशा ये वाली बात सही नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे अपने के पास ये डी ब्लॉक की रिएक्शन आ गई फिर से। तो आप देख पा रहे हो बच्चे, डी ब्लॉक अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो आप अगर अप्रैल शिफ्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो डी ब्लॉक की रिएक्शंस को अच्छे से कर लेना ना, 2 क्वेश्चंस के अंदर यूज़ किया जा रहा है। तो ये कह रहा है NaCl H2SO4 K2Cr2 आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोडक्ट बच्चे आपको इस केस में CrO2 Cl2 मिलता है, जिसके अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6 होती है। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए जी नेक्स्ट अपन देख रहे हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो अगर बच्चे आप लोग ध्यान से देखो तो अपन, अगर ये अपना सेकंड पीरियड का एलिमेंट है कार्बन, और अपना नाइट्रोजन भी बच्चे कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। ये भी अपना सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का, यहाँ पे सेकंड पीरियड का, और ये हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का। यानी कि आप इस वाली बॉन्ड लेंथ को इनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अपन जानते हैं कि अगर एक बड़ा एटम आएगा और एक छोटा एटम आएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होनी चाहिए, बाकी सब में तो बड़े बड़े सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यानी कि सेकंड वालों की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, सेकंड और फर्स्ट वाले की कम होगी। कार्बन हाइड्रोजन सबसे कम होना चाहिए। तो ऐसा मुझे केवल 2 ही ऑप्शंस के अंदर नजर आ रहा है, यानी कि मेरा सेकंड और फोर्थ नहीं हो सकता। अब ये सारे सेकंड ऑर्डर के हैं, तो अब अपन बॉन्ड ऑर्डर के नज़रिए से बता सकते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होएगा, बॉन्ड ऑर्डर आप लोग जानते हो कि अगर बच्चे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लंबाई कम होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, केवल फर्स्ट ऑप्शन सेट बेटर है। चलिए जी आगे अगर अपन चर्चाएं करें, फिर ये कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, ऑक्सीजन। तो अगर बच्चे अपन इनको कंपेयर करना चाहें तो क्या अपने पास ऐसा कोई नज़रिया है जिससे अपन इनको कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, अपन जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे सर साइज़ बढ़ता है, जिसके कारण क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, साइज़ कम होता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। और यहाँ से यहाँ ये वाला ऑर्डर आता है, यहाँ से यहाँ ये वाला ऑर्डर आता है, इधर से इधर ये वाला ऑर्डर आता है। तो अपन जानते हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी, यस। उसके बाद किसकी होगी, ब्रोमीन की होगी, यस। उसके बाद किसकी होगी, सल्फर की होगी, यस। उसके बाद किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी, कम, यस। तो ये वाली स्टेटमेंट अपनी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 ये कह रहे हैं कि आयनिक करैक्टर। तो आयनिक करैक्टर अपन किससे देखते हैं बच्चे, आयनिक करैक्टर अपन देखते हैं फजान रूल से। और फजान रूल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रखा है, क्या कि स्मॉलर द कटायन, स्मॉलर कटायन, लार्जर द अनायन, लार्जर द अनायन, ग्रेटर द चार्ज, ग्रेटर द चार्ज, मोर विल बी कोवलेंट करैक्टर, मोर विल बी कोवलेंट करैक्टर, कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा। अगर कटायन छोटा होएगा, अनायन बड़ा होएगा, चार्ज ज़्यादा होएगा, तो कोवलेंट करैक्टर क्या होएगा बच्चे, कोवलेंट करैक्टर होगा सर जी ज़्यादा।
तो यहाँ पे क्या है, चार्ज ज़्यादा है तो इसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत होगी। बस इतने से अपन गैस लगा सकते हैं ना कि स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट 2 इज़ इनकरेक्ट। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे ये कह रहा है कि अमंग MnH2O होल 6 2 पॉजिटिव और क्रोमियम H2O होल 6 2 पॉजिटिव द स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज MnH2O होल 6 2 पॉजिटिव। अगर अपन बच्चे ध्यान से देखें तो यहाँ पे अपने पास मैग्नीज भी +2 की फॉर्म में है और क्रोमियम भी किस फॉर्म में है, +2। अगर मैग्नीज +2 में है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी D5 और यदि क्रोमियम +2 में है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगी D4। और अपन जानते हैं D5 इज ए स्टेबल कॉन्फिगरेशन, तो यानी कि MnH2O होल 6 आपका ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद अगर अपन देखें मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इन दोनों कंपाउंड्स का मैग्नेटिक मूवमेंट अपने को कंपेयर करना है। तो अगर बच्चे अपन यहाँ पे देखें तो आयरन अपने पास किस फॉर्म में है, +3 की फॉर्म में है। और अगर अपन यहाँ पे देखें तो आयरन अपने पास किस फॉर्म में है, यहाँ पे आयरन अपने पास +2 की फॉर्म में है। अगर आयरन +3 में है तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बच्चा जानते हैं क्या, 4s2 3d6। अगर +3 में है तो क्या हो जाएगा, D5, +2 में है तो D6। अगर D5 है तो अपन जानते हैं D5 है तो ये अपने पास कैसे है बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो 1 2 3 4 5 6। और अगर अपन यहाँ पे देखें अपने पास बच्चे क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और 5 है ना, सॉरी इस केस में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन और इस केस में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होएगा बच्चे, 0 और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो यानी कि इस वाले का ज़्यादा होना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही तो बोल रखा है इन लोगों ने। तो यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। सो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। तो ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन विद KCN, कि अगर मैं KCN के साथ रिएक्शन करवाता हूँ तो किसका रेट ज़्यादा होगा, किसका रेट कम होगा बच्चे। सो बेसिकली अगर अपन बच्चे ध्यान से देखें तो रेट अपन कैसे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन को हटाऊंगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस ब्रोमीन को हटाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज, इस ब्रोमीन को हटाऊंगा पॉजिटिव चार्ज, इस ब्रोमीन को हटाऊंगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो जितना ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल अटैक उतना ज़्यादा होएगा और अटैक उतना ज़्यादा होएगा तो यानी कि रेट उतना ज़्यादा होएगा। तो बेसिकली अपने को बच्चे क्या देखना है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो अपन देख सकते हैं बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस लगे हुए ग्रुप का इफेक्ट देखना है ना अपने को कि ये ग्रुप्स क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इन ग्रुप्स का इफेक्ट पता कर लूँ तो मुझे चार्ज की स्टेबिलिटी पता लग जाएगी, यस और नो, यस सर। इसका इफेक्ट अपन जानते हैं बच्चे कैसा होता है, +m। इसका इफेक्ट भी जानते हैं कैसा होता है, +m। इसका इफेक्ट कैसा होता है, -m। इसका इफेक्ट मेटा पोजीशन पे है तो कैसा होएगा बच्चे, -i होएगा। तो अपन जानते हैं बच्चे कि -m इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो यानी कि A और B का रेट ज़्यादा होएगा किससे बच्चे, D से, और D से ज़्यादा होएगा बच्चे किसका, C का, क्योंकि -m एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है -i के मुकाबले। तो अगर अपन देखें D और C ऐसा अपने को दे रखा है 2 ऑप्शंस के अंदर। फिर बच्चे अपन इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब अपन जानते हैं NH2 का +m इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है OH से, तो इसलिए B का प्रभाव ज़्यादा होएगा और A का प्रभाव कम, फिर D का, फिर उसके बाद C का। तो यानी कि अपने पास आ जाएगा BADC। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे अपने को कह रहे हैं कि मैच करेक्टली फ्रॉम द गिवन रिएक्शन गिवन इन कॉलम 1 विद नेम्ड रिएक्शन इन कॉलम 2। तो कौन सा रिएजेंट किस रिएक्शन के अंदर यूज होता है। तो अपन जानते हैं बच्चे ये वाला रिएजेंट किस रिएक्शन के अंदर यूज होता है, रोजनमुंड रिएक्शन के अंदर यूज होता है। ये वाला रिएजेंट किसके अंदर यूज होता है बच्चे, इटार्ड रिएक्शन के अंदर यूज होता है। ये वाला किसके अंदर यूज होता है, स्टीफन के अंदर। और बचा हुआ ये किसके अंदर होता है बच्चे, गेटरमैन कोच के अंदर। सो बेसिकली नेम्ड रिएक्शन है, अपन जानते हैं ये एक फेमस क्वेश्चन होता है, हर बार ये आना चाहिए था, इस बार आया है तो बहुत से बच्चों ने सही किया होगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 4 1 2 3। चलिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। इसके अंदर बच्चे वो क्या बोल रहा है, अपने को कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं और अपने को बताने हैं कि वो कौन से आइसोमर्स हैं। अच्छा ये है अपना सिस ब्यूटीन और ये है आपका ट्रांस ब्यूटीन। अच्छा अपन जानते हैं बच्चे सिस ब्यूटीन और ट्रांस ब्यूटीन कैसे हैं, स्टीरियोमर्स हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि P2 कहाँ पे है, इन दोनों के अंदर। देखो P और Q से भी आप कर सकते थे ना केवल। और फिर कह रहे डाई इथाइल ईथर, तो अगर अपन डाई इथाइल ईथर बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, और ब्यूटेनॉल बनाएंगे तो अपने पास ऐसा बनेगा बच्चे, यस और नो। तो अपन जानते हैं ये तो दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, ये 1 हो जाएगा।
तो केवल 2 और 1 से भी आपका ऑप्शन हो सकता था। बट अगर चाहो तो अपन जानते हैं ब्यूटवनिन और ट्यूइन कैसे हैं बच्चे अपने, ये अपने कैसे हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं, तो ये अपना हो जाएगा 3 और ये बचा हुआ कौन सा हो जाएगा 4। एन पेंटेन अपन आप बना सकते हो और आइसोपेंटेन भी आप बना सकते हो। ठीक है भी, आइसोपेंटेन कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है भी, चलिए तो इन दोनों के अंदर पैरेंट चेन आपके अलग अलग है ना, जानते तो हो यार आप लोग इस बात को, है ना। तो ये आपके कैसे हो जाएंगे चेन आइसोमर्स, तो 2 1 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये तो आपका जानते ही हो बच्चे, आपका ये कौन से चैप्टर से आ गया बच्चे, ये आपका आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लास्ट चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर अपन पढ़ते हैं ना, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, उनमें से बायोमोलिक्यूल्स वाले में से इसको आपको याद ही करना पड़ेगा ना, इसका बी एंड सी ऑप्शन आ जाएगा अगर ये आपके आया था तो। चलिए जी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अपन अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट अपने को देखना है बच्चे क्या, फाइंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ CH3Br। आपको CH3Br दे रखा है और बताना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। तो अगर बच्चे मैं देखूँ यहाँ पे अपने पास आ जाएगा OH नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास O नेगेटिव, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा Cl O नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है बच्चे, रेजोनेंस में जा रहे हैं, ये वाला नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये वाला नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस में जा रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो वो अटैक भी धीरे कर पाएगा। तो सबसे ज़्यादा अटैक तो अपन जानते हैं OH नेगेटिव ही कर पाएगा, तो ये वाले ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। इन दोनों में अपन जानते हैं बच्चे इसके कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये ज़्यादा स्टेबल होएगा तो अटैक कम करेगा, यस और नो, और ये कम स्टेबल होएगा तो अटैक ज़्यादा करेगा, यानी कि इन दोनों में इसका अटैक जल्दी होएगा। तो यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़े ज़्यादा बनेंगे, यस और नो। तो सबसे बेसिकली अटैक आप बोल सकते हो, अटैक बोले तो रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होएगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होएगी, क्योंकि अपन जानते हैं एवरी कांड इन दिस ब्रह्मांड इज जस्ट फॉर स्टेबिलिटी डिमांड। और अगर वो ऑलरेडी स्टेबल है तो वो रिएक्ट क्यों करना चाहेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। चलिए जी, सो फिर ये कह रहा है कि देर इज 2 sp3 1 sp2 एंड 1 sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट इन। तो अपन देख लेते हैं बच्चे, तो यहाँ पे एक कार्बन है आपके पास, यहाँ पे एक कार्बन है, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे इसने एक डबल बॉन्ड बना रखा है तो sp2, यहाँ पे भी इसने 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp। तो 2 sp3 हैं, सही बात है, एक sp2 है, सही बात है, एक sp है, सही बात है। फिर ये कह रहे हैं कि आपको ये कंपाउंड दे रखा है, इसके अंदर कायरल सेंटर 2 हैं, तो ढूंढेंगे। यहाँ पे तो आपको कोई कायरल सेंटर मिलेगा नहीं, ये वाला भी नहीं है, हाँ ये वाला कायरल सेंटर है। फिर उसके बाद ये वाला कार्बन भी आपका कायरल सेंटर है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपके पास 2 कायरल सेंटर है, ये वाली बात भी सही, ये वाली बात भी सही। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आप देख पा रहे हो बच्चे 3 क्वेश्चंस आ गए ना जिसके अंदर करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रखा है। तो ये वाले क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए थोड़ी सी अच्छी। चलिए फिर ये कह रहा है उसके बाद कि 1 ग्राम अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि आपके पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चे जिसका आपको मास दे रखा है 1 ग्राम। फिर ये कह रहे हैं कि ये कुछ रिएक्शन करता है और आपको प्रोडक्ट देता है Mg2P2O7 जिसका कि मास है 1.49 ग्राम। तो आपको बताना है कि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कितना है। तो अगर आपको इसका मास दे रखा है तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे बच्चे, 1.49 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का कितना होता है बच्चे 24, 2 मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 48, फॉस्फोरस का होता है 31, 2 फॉस्फोरस का हो जाएगा कितना बच्चे 62, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 साथ कितना होता है बच्चे 112। तो इसको सोल्व करेंगे तो 8, 2 10, 2 12 कैरी 1, 6 और 6 12 कैरी 1, तो आ जाएगा 222। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए 222। अब अपन जानते हैं यदि बच्चे इसका 1 मोल होएगा तो फॉस्फोरस के कितने मोल होंगे, 2 मोल होंगे। तो 1 मोल Mg2P2O7 के अंदर कितने होते हैं बच्चे, 2 मोल फॉस्फोरस के होते हैं। तो यानी कि आपके पास मोल्स ऑफ फॉस्फोरस कितने आ गए, 2 टाइम्स आ गए इसके, 2 टाइम्स ऑफ 1.49 अपॉन 222 कैंसिल कर देंगे, 111 पे हो जाएगा। तो अगर फॉस्फोरस के मोल्स आ गए तो मास भी निकाल देंगे। कैसे, मास कितना आ जाएगा बच्चे 1.49 डिवाइड बाई 111 इंटू मोलर मास कितना होता है 31। तो अगर बच्चे आप ध्यान से देखो,
अब आपके पास यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो जो आपको सिखाया जाता है कि कैलकुलेशन करो, और एक रास्ता क्या है, ट्रिक्स लगाओ, क्योंकि पेपर आपको मैथ्स के लिए भी तो टाइम निकालना है। तो देखो भाई, तो यानी कि यदि मैं 31 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा बच्चे कितना होएगा, 45। आप इसको 30 मान लो। यदि आप 30 को बच्चे 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना होएगा बच्चे, 45। और 45 को यदि 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 45 आएगा। और 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो 45 से छोटा आएगा। ये कितना है, 1 से थोड़ा सा ही तो बड़ा है, यानी कि 45 से जस्ट छोटे वाला आंसर होएगा आपका, यानी कि कितना आ जाएगा, 41। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं मान सकता हूं कि बच्चे आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे। ये इस शिफ्ट का सबसे टफ क्वेश्चन है ना, ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था। अगर आप चाहो तो छोड़ सकते थे। अगर आप लोग इंटेलिजेंट हो, अच्छे बच्चे हो, मेरे जैसे नहीं हो, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। सो ये कह रहा है कि कैलकुलेट ई नोट, आपको क्लोराइड आयन है और AgCl है ना। कैलोमल इलेक्ट्रोड में आपको ये वाले सेल्स पढ़ाए जाते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो। इनमें रिएक्शन कैसे होती है बच्चे, इनके अंदर रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके से कि आपका Ag और Cl नेगेटिव, ये मिल के आप लोगों को क्या देते हैं बच्चे, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, है ना। कैलोमल इलेक्ट्रोड के अंदर अपन ये वाली रिएक्शन देखते हैं। या अगर आप चाहो तो इसको, है ना, और आपको इसका ई नोट सेल बताना है, आपको इसका ई नोट सेल बताना है। आपको इस रिएक्शन का ई नोट सेल दे रखा है, क्या दे रखा है, कौन सी रिएक्शन का, कि Ag पॉजिटिव, और इसके अंदर यदि आप इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो आपको बच्चे ये क्या देगा, ये आप लोगों को देगा Ag। इसका आपको ई नोट सेल आप लोगों को इन लोगों ने वैल्यू दे रखी है। तो अगर आप बच्चे इसका ई सेल निकालोगे तो इसका ई सेल किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, ई नोट सेल, मैं पहले इस रिएक्शन के लिए निकालने की बात कर रहा हूँ, -0.059/1 और लोग किसके बराबर आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag सॉलिड, जो कि तो 1 होएगी, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। डन भाई। और अगर आप बच्चे इस रिएक्शन के लिए यदि आप नर्स्ट इक्वेशन लगाओगे तो वो किसके बराबर होएगा बच्चे, ई सेल, जो कि बराबर हो जाएगा ई नोट सेल, जो कि आपको निकालना है, -0.059/1 log 1/Cl नेगेटिव। यस और नो। तो ये आ गया आपके पास बच्चे दो रिएक्शंस। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को ये सोचना है कि अगर आपके पास KSP है, यानी कि इक्विलिब्रियम आ चुका है, यानी कि इस सेल का भी ई सेल 0 मान लो और इसका भी ई सेल 0 मान लो, तो अपन बच्चे क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू आपको लोगों को कितनी दे रखी है, लोगों ने 0.79, और इस वैल्यू को आप लोग मान लेते हैं x। तो यानी कि 0.79 माइनस 0.059/1 log 1/Ag पॉजिटिव इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 0.059/1/Cl नेगेटिव हो जाएगा। x निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0.079, ये प्लस का हो जाएगा, log 0.059 log Ag पॉजिटिव। अब आपके मन में आ रहा होगा ये प्लस का क्यों कर दिया, क्योंकि मैं इसको ऊपर ले गया हूँ ना। फिर इसको अपन इधर लेके आएंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, -0.059 log 1/Cl नेगेटिव इज इक्वल टू x। ये माइनस क्या, तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस का हो जाएगा, 0.079 प्लस 0.059 log Ag पॉजिटिव प्लस 0.059 log Cl नेगेटिव इज इक्वल टू हो जाएगा x। अच्छा, यदि आप इसको 0.059 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा 0.079 प्लस 0.059 log Ag पॉजिटिव और log m इंटू एन लगा देंगे इंटू Cl नेगेटिव। तो अब बच्चे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे log m इंटू एन लगा दिया ना मैंने। अच्छा, एक डाटा इन लोगों ने और दे रखा है अपने को, क्या, KSP दे रखा है। तो आप जानते हो KSP किसके बराबर होता है बच्चे, KSP होता है कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, जो कि आपको दे रखा है 10⁻⁻10। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻10, तो 0.079 प्लस 0.059 10⁻⁻10, तो log 10⁻⁻10 -10 आगे आ जाएगा, तो 0.079 माइनस 0.59 log 10 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1 होती है।
तो ये कितना आ गया बच्चे 0.0200। तो ये कितना आ गया बच्चे 200 मिली वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है भी, तो यानी कि 200 मिली वोल्ट बोले तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी तो मैंने आपको बोला इस क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो स्किप कर सकते थे। खैर अभी तो आप लोगों को सीखने का टाइम है तो सीख लीजिए। फिर ये कह रहा है कि 4 मॉलिक्यूल्स आपको दे रखा है, 1 इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपको बताना है परसेंटेज कार्बन क्या होएगी उसके अंदर। सो बेसिकली 1 क्लोरोब्यूटेन, तो पहले तो सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, 1 क्लोरोब्यूटेन। फिर उसके बाद कह रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। फिर उसके बाद कह रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन, उसके बाद कह रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन। उसके बाद कह रहा है 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। फिर कह रहा है 1 क्लोरो 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है बच्चे, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, यहाँ पे कायरल सेंटर ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होएगा। पहले तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, C4H9Cl। तो कार्बन का मास इसके अंदर कितने आ जाएगा बच्चे, 12 चौके 48। टोटल मास इसका कितना हो जाएगा 48 + 9 + 35.5, तो 0 तो 0.5, तो 9 8 17 5 22 का 2 हासिल 2 4 3 7 8 9, तो कितना आ जाएगा 92.5। तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, यस और नो। चलिए अब अपने को बच्चे इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो अपन जानते हैं कि अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो किस तरीके से कर सकते हो। या तो अपन कैलकुलेशंस में जा सकते हैं। कैलकुलेशन में कैसे जाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे 0। तो 92.5 को यदि आप 93 मान लो तो उस बात से भी कोई दिक्कत ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। 93 × 100, क्योंकि ऑप्शंस में आपको काफ़ी बड़े बड़े डिफरेंस दे रखे हैं ना, 11 21 और उसके बाद 51 41 है ना। तो अपन जानते हैं बच्चे किसको कि 48 दुए क्या होता है बच्चे 96। अगर 96 होता तो एग्जैक्ट क्या आता बच्चे 2 आता, पर ये 96 नहीं है, 96 से छोटा है तो 2 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू आएगी। अगर 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी और इसको अपन डिवाइड करेंगे तो 2 होता है तो 50। अगर थोड़ी सी छोटी वैल्यू है तो 50 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो 50 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू क्या है 51.89। आपको करने की जरूरत ही नहीं थी ना कैलकुलेशन। चलिए जी, फिर ये कह रहा है कि फॉर ए लिविंग सेल ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ 12 atm। तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोगों को कितना दे रखा है बच्चे, इन लोगों ने 12 atm दे रखा है। टेम्परेचर आप लोगों को कितना दे रखा है बच्चे, 300 केल्विन दे रखा है। फिर ये कह रहा है कि ये आइसोटोनिक है NaCl के साथ, तो ये कोई सोल्यूशन है और यहाँ पे NaCl का सोल्यूशन है जो कि आइसोटोनिक है। तो आइसोटोनिक है यानी कि प्रेशर आप क्या कर सकते हो बच्चे, सेम कर सकते हो। तो आपको बतानी है इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो अपन जानते हैं, क्या बच्चा जानता है, पाई इज इक्वल टू होता है CRT के, आयोटा इंटू CRT। पाई आप लोगों को इन लोगों ने कितना दे रखा है, NaCl के लिए आयोटा भी तो लगाना पड़ेगा ना। पाई आप लोगों को दे रखा है 12, आयोटा हो जाएगा 2C। कंसनट्रेशन किसके बराबर होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, जो किसका होता है 58.5 इंटू 1/लीटर, यस और नो। और टेम्परेचर आप लोगों को दे रखा है इन लोगों ने कितना 300 केल्विन, यस और नो। और आर की वैल्यू भी दे रखी है इन लोगों ने कितनी 0.08। बस हो गया सोल्व। यही तो आप लोगों को निकालना है, वेट पर लीटर, इसी को तो स्ट्रेंथ बोलते हैं। चलिए जी, सो इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। ये हो गया, इस पे कट गया, तो 8 ये क्या होता है 24, ये कट गया 2 पे, है ना। तो वेट अपॉन लीटर किसके बराबर आ जाएगा 58.5 डिवाइड बाय 4। इसको सोल्व करना पड़ेगा ना अभी। अच्छा, अभी भी आप चाहो तो थोड़ा सा 10 की पावर -2 दे रखे ना, तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 10 से डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया क्या 5850 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा अभी। तो इसको सोल्व कर देते हैं, किस पे कट जाएगा ये कट जाएगा 2 पे। चाहो तो सीधा 4 पे भी काट सकते हो, 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे आ गया 1 8 4 4 जा 16 2 5 4 6 जा 24 1 0 4 2 जा 8 2 0 4 5 जा 20 इंटू 10 की पावर -2। तो 1462 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेना, इसमें अगर थोड़ी सी कुछ ऑप्शंस में दे रखा हो तो, अगर ऑप्शन टाइप है तो फिर यही ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई। चलिए जी, फिर ये कह रहा है कि फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ X2 नेगेटिव एट इक्विलिब्रियम। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, लेंथी नहीं था, ये ट्रिकी था। जिस बच्चे के कंसेप्ट अच्छे होंगे इक्विलिब्रियम के, केवल वही कर सकता है इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे आपको इसकी कंसंट्रेशन बतानी है इस ऑर्डर के अंदर।
Ka1 आपको दे रखा है ये, Ka2 दे रखा है आपको ये, यानी कि ये जो आपका एसिड है ये एक एक करके टूट रहा है। पहले ये टूटेगा H पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, HX नेगेटिव के अंदर। फिर उसके बाद क्या होएगा बच्चे आपका HX नेगेटिव इक्विलिब्रियम आएगा किसके अंदर, H पॉजिटिव प्लस X2 नेगेटिव के अंदर। इसकी आपको कंसंट्रेशन दे रखी है इन लोगों ने कुछ C दे रखी है। शुरू में इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी 0,0, उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन कुछ कम होएगी और इनकी कंसंट्रेशन कुछ बढ़ेगी, यस और नो। तो चलिए जी, डाउट आप लोग निकाल सकते हो कि इनकी कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी। Ka1 कितना हो जाएगा बच्चे, x² अपॉन C माइनस एक्स, यस और नो। अच्छा, अभी अपन जानते हैं चूंकि अपने ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है Ka1 की, यानी कि आप C माइनस एक्स को नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हो, C लिख सकते हो। तो यानी कि x² किसके बराबर आ गया बच्चे, Ka1 इंटू C के बराबर आ गया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपन इस चीज़ को यूज़ कर लेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो अब इसकी कंसंट्रेशन है x, इनकी कंसंट्रेशन होगी शुरू में 0,0। इसकी कंसंट्रेशन लेटर से कुछ कम होगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। अब कंटेनर के अंदर ये वाले H प्लस भी पड़े हैं और ये वाले भी पड़े हैं, तो यानी कि टोटल क्या होएगा दोनों का सम, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई और ये भी क्या हो जाएगा बच्चे x प्लस वाई। तो अगर इसके लिए मैं बच्चे Ka2 लगाऊं तो वो किसके बराबर होएगा, x प्लस वाई इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। आप लोग जानते हो Ka2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, Ka2 की वैल्यू बहुत छोटी है किससे बच्चे, Ka1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि x की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होएगी किससे बच्चे, सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होएगी किससे बच्चे, y से, क्योंकि y तभी तो टूटेगा ना, Ka1 पे तो डिपेंड कर रहा है, Ka2 पे डिपेंड कर रहा है y, और x किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, Ka1 पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि x की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है y से, तो यानी कि आप x प्लस वाई को नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हो, x, और x माइनस वाई को नियरली इक्वल टू आप लोग क्या लिख सकते हो, x। तो यानी कि Ka2 किसके बराबर आ गया, x प्लस वाई की जगह x इंटू वाई, और x माइनस वाई की जगह भी क्या आ गया, x। तो ये कट जाएगा, तो यानी कि y किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, Ka2 के बराबर आ जाएगा, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ X2 नेगेटिव, यानी कि आ गया 10 की पावर -13, बट आपको 10 की पावर -15 चाहिए ना, तो आप यहाँ पे कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन टाइप ये इंटीजर टाइप के अंदर आया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम सोल्यूट इन 150 ग्राम सोलवेंट इज 0.05 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इतना। तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू क्या होएगी। तो आप लोग जानते हो क्या कि डेल्टा टी बी किसके बराबर होता है बच्चे, के बी इंटू एम के। चूँकि आप लोगों को कुछ दे नहीं रखा तो आप वाइटा वगैरह ले नहीं सकते खुद से, तो ये हो जाएगा 0.5 बराबर 5। एम किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, वेट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट 150। तो जो चीज़ें कट रही हैं काट दो, ये कट जाएगा किस पे बच्चे 10 पे, ये इस पे कट जाएगा, ये कट जाएगा किस पे 1 पे, डिवाइड बाई 10। तो मोलर मास कितना आ जाएगा, सोल्यूट का आ जाएगा कितना 1000। तो आप बस इसके बाद काम आसान ही है। N2 कितना आ जाएगा बच्चे 15/1000, चूँकि आप लोगों को मास दे रखे है ना 15 ग्राम, तो 15/1000, तो यानी कि 0.015। और ये आपको कितना दे रखा है, सोलवेंट का मोलर मास दे रखा है 15। N1 किसके बराबर आ जाएगा बच्चे 150 डिवाइड बाई 300, तो यानी कि ये आ जाएगा 0.5। तो अपन जानते हैं N1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो किससे, N2 से। तो N1 प्लस N2 को आप लोग क्या लिख सकते हो, नियरली इक्वल टू N1। तो बस अब आप लोग जानते हो क्या डेल्टा P बाई P किसके बराबर होता है, X2 के, जो कि बराबर होता है किसके, N2 अपॉन N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 को क्या लिख सकते हैं, N1 लिख सकते हैं। तो N2 बाई N1, N2 आप लोगों को कितना दे रखे हैं इन लोगों ने, अभी आप लोगों ने निकाला 15/1000, और N1 आप लोगों को कितना दे रखे हैं 1/2, तो यानी कि 1/2। तो ये कितना आ गया बच्चे 30/1000, 0 से 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा 3 × 10 की पावर -2। तो आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, x × 10 की पावर -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 3 आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ो। आगे ये कह रहा है कि अमंग वेनेडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, फॉर विच स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट 3 से ज़्यादा होना चाहिए, विच कैन फॉर्म हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन भी बनाना है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बनाना है। तो बताइए
सम ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उस कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो यदि अपन देखें बच्चे, वेनेडियम दे रखा है आप लोगों को, टाइटेनियम दे रखा है आप लोगों को, वेनेडियम दे रखा है आप लोगों को, आयरन दे रखा है आप लोगों को, कोबाल्ट दे रखा है आप लोगों को, निकल दे रखा है आप लोगों को। आप लोगों को इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिप्स भी होनी चाहिए ना। टाइटेनियम की क्या होती है बच्चे 4s2 3d2, वेनेडियम की क्या होती है बच्चे 4s2 3d3, आयरन की क्या होती है बच्चे 4s2 3d6, कोबाल्ट की क्या होती है 4s2 3d7, निकल की क्या होती है बच्चे 4s2 3d8। अच्छा, उसके बाद इन लोगों ने टाइटेनियम पे +2 लगा रखे है, वेनेडियम पे +3 लगा रखा है, आयरन पे +2, कोबाल्ट +2, निकल +2। तो अगर +2 है तो बच्चे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी D2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगी, 3 हटाने हैं ना, तो दो यहाँ से, एक यहाँ से हटेगा, इसकी भी D2, इसमें से भी 2 हटाने हैं तो इसकी बचेगी D6, इसमें से आप लोगों को 2 हटाने तो इसकी बचेगी D7, यहाँ पे आपको 2 हटाने तो इसकी बचेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे क्या D8। ठीक है भी। तो अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना है तो अपने को वीक फील्ड लिगैंड लेना पड़ेगा। तो अगर आप लोग वीक फील्ड लिगैंड लेना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे अपने आप लोगों को चाहिए, कॉपी पेस्ट है ना, ये आप लोगों के लिए है। अगर चाहो तो आप लोगों की सर आप तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, हमें वहाँ पे थोड़ी मिलते हैं, चलो आप मत करो। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दो 1 2, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं 1 2, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं 1 2 3 4 5, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 6, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन रखने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 8 रखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भी। अच्छा, अब देखो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे 4, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा अपन जानते हैं, यदि 4 होएगा तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका क्या आएगा बच्चे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 3 से बड़ा किसके अंदर है, 3 से बड़ा आपका इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, और इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चे 7 हो जाएंगे।